नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ आरएल लोड करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आर लोड करा मीन्स रेसिस्टिव लोड। रेसिस्टिव के साथ मेजरली हम आरएल लोड को प्रीफर करते हैं, इसीलिए हम आरएल लोड यहाँ समझेंगे। और आरएल लोड और रेसिस्टिव लोड के वेव फॉर्म में बेसिक क्या डिफरेंस आता है, कैसे वो सिग्नल अल्फा से स्टार्ट होता है और पाई पे टर्न ऑफ नहीं होकर बीटा तक जाता है, ये भी हम समझेंगे। ये कुछ वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है जैसा कि हमने रेक्टिफायर सर्किट में पढ़ा है, लेकिन रेक्टिफायर सर्किट में एसी का डीसी में कन्वर्जन होता है और यहाँ एसी का एसी में ही कन्वर्जन होता है, इसीलिए हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल शो करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देखते हैं बच्चों। तो सर्किट डायग्राम में हमने फिगर नंबर 1 लिया और ये फिगर नंबर 1 में हमने सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर बाय डायरेक्शनल है या फिर यूनी डायरेक्शनल है। आई होप आप समझ गए होंगे कि बाय डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल मैंने क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ मैंने दो थायरिस्टर प्रीफर किया है T1 एंड T2, इसीलिए मैंने बोला ये बाय डायरेक्शनल है। और अगर T1 D1 का होता तो ये हाफ वेव यानी यूनी डायरेक्शनल होता। बच्चों, सप्लाई वोल्टेज मैंने लिया जिसकी आरएमएस वैल्यू, जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी Vm sin ओमेगा टी, Vs Vm sin ओमेगा टी। लोड के अक्रॉस मुझे वोल्टेज मिल रहा है दैट इज वी नॉट, और आप देख पा रहे होंगे कि लोड मेरा आर एल है, आर एंड एल। लोड में जो करंट फ्लो होगा बच्चों, मैंने उसको आई नॉट मान लिया, और जो सप्लाई में करंट आएगा दैट इज आई एस। मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि क्या आई एस और आई नॉट दोनों सेम होंगे, तो स्वाभाविक है आई नॉट और आई एस दोनों सीरीज में है, इसीलिए दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अगर मैं वेवफॉर्म में आई एस के साथ आई नॉट लिखूं तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। आइए बच्चों, अब हम T1 T2 के वर्किंग के बारे में समझते हैं। मैंने जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल का चर्चा किया प्लस एंड माइनस, तो क्या होगा बच्चों, प्लस और माइनस आते ही T1 मेरा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और T2 हो जाएगा रिवर्स बायस। तो T1 कंडक्ट करेगा और T2 ऑफ रहेगा, मींस एक बार में मेरा एक ही थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। आप यहाँ देखिए, मैंने सप्लाई वोल्टेज लिया और इसी सप्लाई वोल्टेज को मैं यहाँ पे इसको Vs से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इस Vs का फंक्शन क्या होगा बच्चों, दैट विल बी Vm sin ओमेगा टी। यानी Vs ही क्या है, Vm sin ओमेगा टी। अब इस Vm sin ओमेगा टी यानी Vs में एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है। जैसे इसको मैंने बोला पॉजिटिव, इसको बोला नेगेटिव और इसको बोला मैंने पॉजिटिव। जैसे ही मैंने पॉजिटिव साइकिल लिया था तो T1 कंडक्ट किया था, मींस इस ड्यूरेशन में मेरा T1 कहीं ना कहीं फॉरवर्ड बायस होगा, T1 फॉरवर्ड बायस होगा, और इस ड्यूरेशन में मेरा T2 फॉरवर्ड बायस होगा। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे वापस मेरा T1 फॉरवर्ड बायस होगा एंड सो ऑन सो ऑन। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जैसे मेरा T1 फॉरवर्ड बायस हुआ, उस कंडीशन में सप्लाई से लोड की तरफ करंट आएगा और उस करंट की वैल्यू होगी आई नॉट। जैसे ही करंट आई नॉट आर और एल लोड में यानी आर एल लोड में फ्लो होगा, उस कंडीशन में इंडक्टर कहीं ना कहीं अपने आप को चार्ज करेगा और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को यहाँ शो करना स्टार्ट करेगा। आई होप जैसे ही मैंने आर एल लोड बोला, आपके दिमाग में तुरंत रेक्टिफायर सर्किट यानी यूनिट 2 का बेसिक कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा कि कैसे आर एल लोड में मेरा जो सिग्नल है, जो मेरा आउटपुट वोल्टेज और करंट है, वो अल्फा से पाई तक कंडक्ट नहीं करता बल्कि किसी और एंगल तक जाता है। आइए हम यहाँ समझते हैं कि मैंने दो थारिस्टर्स के लिए गेट सिग्नल ले लिया IG1 और IG2। IG1 को मैं फायरिंग करूंगा अल्फा पे, क्योंकि जैसे ही मेरा T1 फॉरवर्ड बायस होगा तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि अल्फा पोजीशन पे मैं T1 को फॉरवर्ड बायस को फायरिंग करूं तो मेरा T1 कंडक्ट करना स्टार्ट होगा। तो T1 कंडक्ट करेगा बच्चों अल्फा से लेके पाई तक, तो इस रीजन में मेरा T1 कंडक्ट कर रहा है, आप याद रखिएगा। वापस पाई से लेके पाई प्लस अल्फा में IG2 यानी T2 मेरा फॉरवर्ड बायस हो रहा है। इस पाई के बाद उस कंडीशन में मैं IG2 गेट करंट 2 में दे रहा हूँ। मैं एक ही जगह वेव फॉर्म बनाया हूँ, आप चाहे तो ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ IG2 पाई प्लस अल्फा पे दिया ताकि मेरा T2 थायरिस्टर का फायरिंग हो सके और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करे। तो यानी पाई प्लस अल्फा से लेके बच्चों कहाँ तक, हमारे अगले 2 पाई तक T2 थायरिस्टर कंडक्ट करना चाहिए। अब यहाँ मैं चाहिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहानी थोड़ी सी अलग है, और वो कहानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोड कौन सा है बच्चों, आर एल लोड। तो जब मेरा T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो मेरे सप्लाई से लोड की तरफ करंट जा रहा है, और उस कंडीशन में इंडक्टर मेरा चार्ज हो रहा है बच्चों।
नेचुरली होना ऐसा चाहिए था, मैं सबसे पहले वी नॉट के रिस्पेक्ट में आपसे चर्चा करूंगा। होना ऐसा चाहिए था कि जैसे मैंने फायरिंग करी अल्फा पे, तो अल्फा से मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो और वापस ये आके पाई पे टर्न ऑफ हो जाए, क्योंकि पाई पे आते ही मेरा T1 का रिवर्स बायस होना चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा कि अगला T2 तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक हम T2 को फायरिंग नहीं करें, और उसमें भी पॉसिबिलिटी है जब तक T1 ऑफ नहीं हो जाए। अब T1 को नॉर्मली यानी नेगेटिव साइकिल आते ही ऑफ हो जाना चाहिए था पाई पे, लेकिन यहाँ पाई पे वो ऑफ नहीं होगा। इंडक्टर की वजह से T1 कंडक्ट करेगा जब तक अपने आप को सर्किट यानी इंडक्टर डिस्चार्ज न कर ले। और वो फोर्सफुली कहाँ तक बच्चों कंडक्ट करेगा, आपको याद होगा ये है बीटा। मैंने एक पोजीशन ले लिया, एक एंगल ले लिया बीटा तक, और ये बीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कितने एंगल होगा, ये अगला पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करेगा या फिर बीटा पे, ये डिपेंड करेगा हमारे इंडक्टर की वैल्यू पे। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, मैं पाई तक आ गया, पाई के बाद मेरा T1 थारिस्टर अभी भी टर्न ऑन है फोर्सफुली, कहाँ तक, बीटा तक। अब बीटा से लेके अगला पाई प्लस अल्फा यानी T2 के फायरिंग तक, ये है पाई प्लस अल्फा, T2 के फायरिंग तक मेरा T1 अभी तक T1 भी ऑफ है, T2 भी ऑफ है, और T पाई प्लस अल्फा के बाद T2 कंडक्ट करना स्टार्ट होगा इस रीजन में, और मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि ये इन्वर्टर है, ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, इसीलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, कोई हमने इन्वर्जन नहीं किया। मैंने थारिस्टर्स को इसीलिए एंटी पैरेलल कनेक्ट किया है, तो सेम वेवफॉर्म मुझे यहाँ मिलेगा। और वापस ये फिर से बच्चों ये रहा 2 पाई, और ये फिर से 2 पाई प्लस बीटा तक ये कंडक्ट करेगा T2, और फिर से वापस 3 पाई यानी ये वापस हम जाएंगे 2 पाई प्लस अल्फा, और 2 पाई प्लस अल्फा से मेरा अगला फिर से T1 थारिस्टर कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अब हम करंट का वेव फॉर्म में देख सकते हैं, V नॉट, I नॉट और IS। क्योंकि मैंने आपको बोला I नॉट और IS दोनों सीरीज में है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो आप यहाँ देखिए, जीरो से मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने पाई पे फायरिंग किया, तो मैंने अल्फा पे फायरिंग किया, तो अल्फा पे फायरिंग करने के बाद करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्योंकि आर ए लोड है, सिर्फ रेसिस्टिव लोड होता तो सेम फेज में वोल्टेज और करंट चलते हैं, आर के साथ एल लोड है तो करंट का थोड़ा सा चार्जिंग, इंडक्टर चार्ज होने में समय लेता है, तो थोड़ा डिले होगा। और ये नॉर्मली इसको कहाँ पे आके खत्म होना चाहिए था, पाई पे, लेकिन चूंकि इंडक्टर है साथ में इसीलिए पाई पे खत्म नहीं होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, बीटा तक। अब ये बीटा की वैल्यू बीच में ही आ रही है या फिर अगले पाई प्लस अल्फा तक आ रही है, मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होगा कि कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा बच्चों, यहीं पे आप समझ लीजिए, उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो हम नहीं बनाएंगे। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन का मतलब है कि इंडक्टर की वैल्यू हमने ऐसा सेट किया कि ये बीटा यानी जो एंगल है यानी T1 थारिस्टर का जो ऑफ है वो अगली T2 की फायरिंग से पहले ही हो गया, यानी ये बीटा इन दोनों के बीच में आएगा, पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच में। और अगर ये कंटिन्यूअस कंडक्शन होता बच्चों, तो उस कंडीशन में इस इंडक्टर की वैल्यू इतनी ज्यादा होती कि ये जो बीटा है ये वापस पाई प्लस अल्फा पे आता, यानी T1 तब तक ऑन रहता जब तक T2 फायर नहीं हो जाए, जब तक T2 कंडक्ट करने ही लगे। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो ये डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस आप समझ गए होंगे। सिमिलरली नेगेटिव साइकिल के लिए T2 कंडक्ट किया, पाई प्लस अल्फा पे मैंने फायरिंग किया, पाई प्लस अल्फा से लेके कहाँ तक, 2 पाई, और ये बीटा रहा तो यहाँ रहा 2 पाई प्लस बीटा तक ये कंडक्ट कर रहा है। वापस फिर से 2 पाई प्लस अल्फा पे फायरिंग करूंगा तो मेरा T1 थारिस्टर यहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, एंड सो ऑन। ये जाएगा 3 पाई तक, और ये वापस 3 पाई प्लस बीटा। तो इस तरीके से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि कैसे सप्लाई वोल्टेज को मैंने सिंगल फेज बाई डायरेक्शनली फुल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर में आरएल लोड के लिए वेवफॉर्म हमने ड्रॉ किया, कैसे हमने लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट करी, कैसे हमने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया। बाकी अगर हम VT1 और VT2 कैलकुलेट करना चाहें, यानी VT1 यानी वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर 1, VT2 यानी वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर 2, तो वो भी कर सकते हैं। जब तक मेरा थारिस्टर 1 कंडक्ट करेगा तब तक आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा, और जब वो ऑफ हो जाएगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा। और ये जो पोर्शन बच्चों हम लेते हैं, ये कौन सा पोर्शन है, यहाँ जो हम पोर्शन लेफ्ट कर रहे हैं ये वही वाला पोर्शन है जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको इस सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोल विद आरएल लोड फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन दोनों का वेवफॉर्म समझ में आ गया होगा कि अगर ये कंटिन्यूअस के लिए होता तो ये बीटा की वैल्यू कहाँ तक शिफ्ट हो जाती बच्चों, वापस
ये पाई प्लस अल्फा तक शिफ्ट हो जाती और डिसकंटिन्यूअस होता, तो ये बीटा इन दोनों के बीच में आ रहा है। और वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? इंडक्टर पे इंडक्टेंस की वैल्यू में। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू वगैरह में। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।